डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुनर्जागरण के प्रभाव या परिणाम। अभी तक उसके पुनर्जागरण क्या है और उसके कुछ कारणों के बारे में आपको बताया गया था। पुनर्जागरण के प्रभाव में देखते हैं कि इस काल में पुराने से सामंजस्य कर नवीन के निर्माण की एक शुरुआत हम मान सकते हैं इसमें, जिसमें हम साहित्य, कला एवं विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को इसमें हम शामिल कर सकते हैं कि जिनको प्रभावित पुनर्जागरण ने किया है। पुनर्जागरण का प्रभाव संपूर्ण यूरोप में एक जैसा नहीं था, क्योंकि इसकी गति तथा व्यापकता में क्षेत्र विशेष की स्थिति के अनुसार कुछ अंतर रहा है। क्योंकि इटली की तुलना में यूरोप के उत्तरी देशों में चित्रकारी, मूर्तिकला और स्थापत्य ने कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसके विपरीत अगर देखते हैं कि उत्तरी यूरोपीय देशों में मानवतावादी दर्शन और साहित्य ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर भी देखते हैं कि उत्तरी देशों का जो मानवतावाद इटली से ही लिया गया था, लेकिन उसका स्वरूप भिन्न था। जहां इटली कि मानवतावाद ईसाई आदर्शों के विरुद्ध लौकिकता के खुले विद्रोह का प्रतीक था, वहीं उत्तरी देशों के मानवतावाद ने ईसाईयत को मानवीय बनाने में यूरोप बनाने में एक अलग ही योगदान उसमें दिया है। तो यहाँ कुछ हम यही देखना है कि पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा था, तो इसके बारे में यहाँ चर्चा आपको करते हैं। थोड़ा सा प्रकृति के बारे में इसको देख सकते हैं कि पुनर्जागरण काल में हमें पीछे मुड़कर देखने अर्थात अतीत से प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए प्राय पुनर्जागरण से प्रतिक्रियावादी शक्तियों को ही बल मिलता है, जैसा हम 19वीं सदी में भारतवर्ष में देख सकते हैं। इतिहासकार स्मिथ तो यूरोप के पुनर्जागरण को ही प्रतिगामी मानते हैं, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं था। यूरोपीय पुनर्जागरण प्रगति एवं नएपन की ओर इतना अधिक उन्मुख था कि उसे केवल प्राचीन यूनान और रोम से ही जोड़ देना उचित नहीं है। पुनर्जागरण ने कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, दर्शन शास्त्र और इनसे भी ऊपर धर्म के क्षेत्र में समस्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आत्मसात किया था। इसके द्वारा नवगठित समाज मध्यकालीन समाज से पूरी तरह से भिन्न था, और उसका स्वरूप जो था वो धर्मनिरपेक्ष था, न कि धार्मिक था। अब इसके पर जो धर्माधिकारियों का प्रभुत्व नहीं था, और जो समाज था वो ग्रामीण की अपेक्षा शहरी अधिक हो गया था। पुनर्जागरण में भौतिक जगत में आस्था, मानवतावादी भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का विकास, प्राकृतिक सौंदर्य में शाश्वत सत्य की अनुभूति तथा रूढ़िवादिता की अपेक्षा तर्कसंगत बौद्धिकता को यहाँ ज्यादा महत्व दिया गया था। कोपरनिकस के सिद्धांत को कैप्लन ने गणित से और गैलीलियो ने अपनी दूरदर्शिता से इसे अकाट साबित भी कर दिया था। अब मनुष्य ने आस्था के स्थान पर विवेक से काम लेना शुरू किया, और अंततः मनुष्य ने के अंधविश्वास जो थे ढहने लगे, और अब तर्क पद्धति का विकास होने लगा। तो ये एक पुनर्जागरण की प्रकृति हम कह सकते हैं, जो मानव केंद्रित थी। प्रभाव में जैसा कि हमने थोड़ा सा ब्रीफिंग में बताया है कि कुछ नवीन प्रवृत्तियों का कला, साहित्य, दर्शन, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्रों में काफी क्रांतिकारी एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है। पुनर्जागरण ने मनुष्य को अपनी बात को कहने सुनने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। अब वह सम्राट या पोप के आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं था। वह अपने विचारों को व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकता था। यहां हम साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें तो मध्यकाल में अधिकतर साहित्य भिक्षुओं और पादरियों द्वारा लैटिन भाषा में लिखा जाता था, जिनमें न तो कोई जनसाधारण का कोई जिक्र होता था और न ही जनता उसे समझ सकती थी। लेकिन पुनर्जागरण के साथ ही राष्ट्रीय भाषाओं का विकास होता है। अब आम आदमी की बात उसी की भाषा में इसी प्रकार कही जाने लगी कि जिसे वह समझ सके। दांते ने अपनी कविता से, पेट्रोक ने अपनी जीवनियों से और बोकेशियो ने अपनी कथाओं से इटालियन भाषा साहित्य को काफी समृद्ध किया है। मैकियावेली की प्रिंस काफी प्रसिद्ध रही थी, और उसने अपने राजनीतिक विश्लेषणों से इटली के वैचारिक साहित्य को समकालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया। फ्रांस में जब रावेले ने लिखा था कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है, तो साहित्य और विचारों की पुरानी संत परंपरा ध्वस्त हो जाती है। उनकी प्रमुख रचनाएं थी पातांगुएला और गारगंतुआ।
इन रचनाओं से फ्रांस में एक नई स्फूर्ति का संचार मिलता है। एडम सेल के मतानुसार राउले के साहित्य का मूल मंत्र था कि प्यास, बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास। इसी प्रकार निबंधकार मोंताइgne और मोलियर, रासिन और कार्नाई ने फिर फ्रांसीसी को यूरोप के भाषा साहित्य में प्रतिष्ठित बनाने के लिए तैयार किया। इंग्लैंड में देखते हैं कि चौसर ने कैंटरबरी टाइल्स को साहित्य का आवरण पहनाकर अंग्रेजी भाषा साहित्य को भावी उत्कर्ष के लिए तैयार किया था। बहुत प्रसिद्ध थी कैंटरबरी टाइल्स। इसी प्रकार सर टॉमस मोर ने यूटोपिया द्वारा, फ्रांसीसी बेकन ने शुद्ध मस्तिष्क और ज्ञान की प्रगति द्वारा अंग्रेजी को संवारा था इंग्लैंड में। लेकिन शेक्सपियर की साहित्य ने अंग्रेजी भाषा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था, जिसको ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर और हैमलेट उनके अमर नाटक माने जाते हैं शेक्सपियर के। हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि में भी इन देशों की भाषाओं ने अनेक उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं का सृजन हुआ था। प्रमुख मानवतावादी एवं पुनर्जागरण के विख्यात विद्वान एवं साहित्यकार इरास्मस, जिनका जन्म हॉलैंड में हुआ था, उनकी रचना शैली, व्यवहार और मानवतावादी उदात्त विचारों के कारण समस्त यूरोप में अत्यंत लोकप्रिय वह हो गया था। कौन? इरास्मस। उसकी व्यंग्यात्मक शैली में एक पुस्तक थी, मूर्खता की प्रशंसा, इन द फेज ऑफ प्रेजर फुली, संभवतः विश्व की पहली बेस्ट सेलर मानी जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। विश्व की बेस्ट सेलर उस समय कौन सी थी? मूर्खता की प्रशंसा, जो इरास्मस के द्वारा लिखी गई थी। युद्ध की क्रूरता, धार्मिक जीवन के कर्मकांडों की निरर्थकता, धर्माचार्यों की संकीर्णता और अज्ञानता, प्राचीन शिक्षा पद्धति की अपूर्णता, शासकों की धन लोलुपता और धार्मिक जीवन के खोखलेपन पर इस पुस्तक में गंभीरता पूर्वक प्रहार किया गया था। यानी कि इनके ऊपर व्यंग्यात्मक शैली में एक तरीके से लिखा गया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि स्पेन के विख्यात लेखक सर्वेंटेज ने भी तत्कालीन सामंतवादी जीवन शैली पर व्यंग्यात्मक शैली में डॉन किकपिजोट नामक एक प्रसिद्ध कृति की रचना उसने की थी। इसी तरीके से यूरोप की भाषाओं में, जिसमें फ्रेंच, अंग्रेजी, इतावली, डच, पुर्तगीज आदि का साहित्य पुनर्जागरण के प्रभाव में निकला था और उसमें मन और मस्तिष्क दोनों का विस्तार भी हुआ था। उसके स्वरूप और अंतर्वस्तु को व्यापकता मिली और साहित्य चर्च की चार दीवारी से मुक्त होकर घर की बैठक और बाजार के नुक्कड़ पर भी आने लग गया था। तो ये सब चीजें साहित्य के क्षेत्र में एक समृद्ध, हम मान सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि स्थानीय भाषाओं में भी बुक्स लिखी जाने लगी थी, जो लोगों तक पहुंचने लगी, लोग समझने लगे, लोग पढ़ने लगे और उसके अनुसार चलने लगे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो इसके जो मध्यकाल की भवन निर्माण कला, जिसको हम गोथिक शैली भी बोलते हैं, को बर्बर करार देकर उसको नकार दिया गया और अब उसकी जगह पुनर्जागरण कालीन दौरान में क्लासिकल शैली का विकास होता है। इसमें इटली के नगर धनी व्यापारियों के पास थे, जो भी थे वो बड़े नगर थे, उनमें रहते थे धनी व्यापारी, और चर्च में अपार धन एकत्रित हो रहा था। इस धन की अभिव्यक्ति अथवा प्रदर्शन के लिए भवन निर्माण एक माध्यम था और इस अभिव्यक्ति में रोम तथा यूनान के प्राचीन शानदार खंडरों की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ और एक क्लासिकल शैली का प्रारंभ हुआ, जिसे हम पुनर्जागरण शैली भी कहते हैं, है ना। क्लासिकल शैली कह लो या पुनर्जागरण शैली कह लो। इससे पहले जो पुरानी परंपरा पर जो मनाए जाते थे महल, वो थे गोथिक शैली। माइकल एंजिलो जैसे कलाकारों के नेतृत्व में सेंट पीटर के चर्च का निर्माण हुआ था, जिसकी कला आज भी हमें चकित करती है। इटली के नगरों के धनी व्यापारी परिवार कला के विशेष संरक्षक माने जाते थे। जूलियन हक्सले के अनुसार पुनर्जागरण की कला व्यवसाय द्वारा अर्जित संपत्ति के कारण ही संभव हो सकी थी। देखते हैं कि फ्लोरेंस का मेडिजी परिवार, विशेषकर कोसिमो और लोरेंजो और मिलान का स्फोर्त्ज़ परिवार कला संरक्षण में प्रमुख थे माने जाते हैं। सेंट पीटर का चर्च जहां पुनर्जागरण कालीन धार्मिक इमारतों का प्रतिनिधि है, वहीं सामंतों, धनी व्यापारियों ने भी किलेनुमा आवासीय महल बनाकर कला के सुंदर नमूने प्रस्तुत किए थे। फ्रांस के लोअर प्रांत के महल, जिसे हम सांतो भी कहते हैं, पुनर्जागरण स्थापत्य के मोहक नमूने हैं उस समय के। तो इस प्रकार पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य कला की विशेषता एक रही है और प्राचीन प्रेरणाओं की नवीनीकरण के साथ यहाँ प्रस्तुति हम यहाँ पे देख सकते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र कला।
चर्चा करें मूर्तिकला पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अभी हम मान सकते हैं कि इस काल में लॉरेंजो गेवर्ती, दोनातेल्लो और माइकल एंजेलो जैसे महान मूर्तिकार उस समय हुए थे। और इन लोगों ने केवल ईसा या मरियम की ही नहीं बल्कि समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की भी मूर्तियां बनाई थी। इन मूर्तियों में माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित एक डेविड की मूर्ति है, वो विश्व विख्यात मानी जाती है। और इस प्रकार मूर्ति कला भी अब धर्म के बंधनों से मुक्त हो गई और एक व्यापक संदर्भ उसने ले लिया। दोनातोलो ने बच्चों की सहज मूर्तियां बनाई जो प्रकृति के बहुत ज्यादा नजदीक थी। रोबिया और वैरोक्यो जैसे मूर्तिकारों ने इस परंपरा को भी आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार देखते हैं कि पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला पुनर्जागरण काल में विकसित नए सौंदर्य बोध, मानवीय संवेदनाओं और कलात्मक मूल्य को आपस में जोड़ती है। चित्रकला पर अगर प्रभाव देखें तो हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। मध्यकाल चित्रकला न केवल धार्मिक विषयों तक सीमित थी, वरन इसमें प्रयुक्त रंग उपकरणों का चुनाव भी बहुत सीमित था। और इस काल के चित्रों में धार्मिक बंधनों के कारण अजीब सी उदासी और निरस्ता दिखाई देती है चित्रों में। लेकिन पुनर्जागरणकालीन चित्रकारों ने विषयों का चुनाव व्यक्ति और प्रकृति से किया। प्लास्टर और लकड़ी के पैनल के स्थान पर अब कैनवास का प्रयोग शुरू होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लास्टर और लकड़ी के पैनल के स्थान पर कैनवास की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तेल चित्रों की परंपरा की शुरुआत होती है। शोक और चटक रंगों का प्रयोग अब बड़े स्तर पर होने यहाँ पर लगता है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, टिशियन आदि चित्रकारों के चित्र आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। फ्लोरेंस निवासी लियोनार्डो दा विंची चित्रकार ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, गणितज्ञ, संगीतकार, इंजीनियर और दार्शनिक भी था। उसके चित्रों में मोनालिसा और द लास्ट सफर बहुत प्रसिद्ध है ना। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा और लास्ट सफर। लियोनार्डो के चित्रों में मानवीय भावनाओं अपने सहज और नैसर्गिक रूप में अभिव्यक्त होकर एक सौंदर्य या सार्वभौम सौंदर्य की सृष्टि करती है। एडिथ सैल लियोनार्डो को शेक्सपियर की तरह पूर्ण मनुष्य मानते हैं। मोनालिसा बहुत फेमस चित्रकारी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक मुस्कान भरा चेहरा एक स्त्री का देखा होगा, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। सिस्टाइन चैपल वेटिकन का एक छोटा सा चर्च है, उसकी छत पर बाइबल की कथाओं सृष्टि से लेकर प्रलय तक को उकेर कर एंजेलो ने अमर बना दिया था। माइकल एंजेलो का एक चित्र था सिस्टाइन चैपल, है ना, चर्च था, और उसकी छत जो थी उस पर बाइबल की कथाओं को लिखा गया था और उसमें सृष्टि से प्रलय तक की सारी चीजों को वहां पे उसमें उकेरा गया था, लिखा गया था। तो मानते हैं कि बड़ी अमर एक कृति उसको हम कह सकते हैं। उसका सबसे महान चित्र था लास्ट जजमेंट, उसके निरूपण के कारण महान है, जिसमें उसने पुनर्जागरण कला को अपने चरम अभिव्यक्ति दी उसमें। तो इस प्रकार देखते हैं कि राफेल चित्रों के सौष्ठव और समरूपता में बहुत आगे था। उसके प्रसिद्ध चित्र मैडोना का दिव्य नारित्व अनुपम था, काफी बहुत फेमस रहा है उसका प्रसिद्ध चित्र मैडोना। इसी प्रकार टिशियन ने भी वेनिस की गरिमा के चित्र बनाए थे। वहीं हालवाइन ने समकालीन ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्र, पोर्ट्रेट वगैरह बनाए थे। तो चित्रकला पर बहुत एक जो नीरसता थी, उस समय उदासी थी मध्यकाल में धार्मिक बंधनों के कारण, अब वो कैनवास पर उतर चुकी है और तेल चित्रों की परंपरा शुरू हो गई थी। और बाकी उसके बाद बड़े बड़े नाम हैं, चाहे लियोनार्डो विंची, चाहे माइकल एंजेलो, राफेलो, और ये सब नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं। मोनालिसा का हो, मैडोना का हो, लास्ट जजमेंट का हो, स्टाइन चैपल का हो, ये सब चीजें जो नाए हैं सब सुन रखे हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव चित्रकला के क्षेत्र में भी हम यहाँ देख सकते हैं। राजनीतिक जीवन पर अगर प्रभाव देखते हैं तो हम देखते हैं कि इससे पहले का जो यूरोप का समाज था पूर्णतः सामंतवादी था और उस समय राजा भी बड़े बेबस होते थे। नई परिस्थिति में सामंतवाद बिखरने लगा था और अब मध्यम वर्ग का प्रभाव कहीं न कहीं बढ़ने लगा था और इसके सहयोग से राजा भी सामंतों से मुक्त होकर अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल हुए थे और एक राजतंत्र का विकास यहाँ से शुरू होता है। तो इस काल में लैटिन के स्थान पर अंग्रेजी, फ्रांस, स्पेनिश, जर्मनी, डच जैसी भाषाओं के विकास के कारण भी राष्ट्रीय जनतंत्र को शक्ति मिलती है। इस समय जो मध्यम वर्ग तथा राजा में परिस्थिति जन्य सामान्य हितों के कारण
निकटता भी बढ़ने लगी थी। यद्यपि बाद में राजा और मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध बढ़ने लगे थे, और उसकी परिणति हम देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति में देख सकते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी एक बड़ा परिवर्तन होता है, और आखिर में देखते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसने सब कुछ बदल दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण का इसमें भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कि पुराने धार्मिक विचार और परंपराओं को पुनर्जागरण ने काफी झकझोर दिया था, और मध्यकाल में मानव मस्तिष्क पर धर्म का जो विशेष प्रभाव था उसे पुनर्जागरण ने काफी दूर भी किया, तथा निकट भविष्य में होने वाले सुधारों के लिए बाध्य भी किया गया। तो इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विवेचन ने प्राचीन मजहबी ग्रंथों में चली आ रही परंपराओं और सिद्धांतों को हिला के रख दिया था। बौद्धिक दृष्टिकोण के विकास ने ईसाई धर्म के विश्वास और प्रचलनों की परीक्षा तर्क की कसौटी पर कसी, ऐसा यहां पे देखा गया है। अंग्रेज लेखक, निबंधकार भी था, विज्ञानविद भी था, फ्रांसीसी बेकन, है ना, बहुत प्रसिद्ध रहा है ये लेखक। उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संबंध में लिखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो केवल प्रेक्षेपण एवं प्रयोग द्वारा ही हो सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने निकट घटित होने वाली घटनाओं का विशद अध्ययन करना चाहिए, और इसके पश्चात इन घटनाओं के कारणों की प्रयोगात्मक विधि से जांच करनी चाहिए। ये प्रयोगात्मक वैज्ञानिक पद्धति इसी युग की महादेव मानी जाती है। तो ये ऐसा फ्रांसीसी बेकन ऐसा मानते थे, प्रेक्षेपण और प्रयोग के द्वारा। पोलैंड का एक गणितज्ञ खगोल शास्त्री था कोपरनिकस। उसने टोलेमी के पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को ध्वस्त करते हुए सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अब सूर्य केंद्रित सिद्धांत, और उसने अपनी खोजों को अपनी पुस्तक खगोलीय पिंडों द्वारा परिक्रमा में प्रकाशित भी किया था, और अपने निष्कर्षों को गणितीय सूत्रों द्वारा सिद्ध किया था। किंतु धार्मिक विद्वान इस सत्य को पचा नहीं पाए थे। तो इटली के खगोल शास्त्री ब्रूनो था, तो उसने कोपरनिकस के सिद्धांतों का अनुमोदन किया, तो रोम के धर्माचार्यों ने उसे जिंदा जला दिया। किसको? ब्रूनो को। कैप्लर का नाम आता है, जर्मन के खगोल शास्त्री थे। उसने भी कोपरनिकस के सिद्धांतों को गणितीय प्रणालियों से पुष्टि की थी। इटालियन गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और प्रकाश वैज्ञानिक गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दूरबीन का निर्माण किया, और उससे सूर्य, तारों तथा ग्रहों का अध्ययन भी किया गया, और उसने भी कोपरनिकस के मत की पुष्टि की है। फिर नाम आता है इंग्लैंड का एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ न्यूटन का, जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, और वही जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का आधार भी बना है। जॉनसन का नाम आता है हॉलैंड के, जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का निर्माण करता है। गिलबर्ट का नाम आता है, चुंबक की खोज करता है। और एग्रीकोला जर्मनी का है, इस्पात उत्पादक पद्धति का वो वर्णन करता है। विलियम हार्वे है, रक्त प्रभाव सिद्धांत का प्रचलन करता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। मार्केटर है, जिसने नया विश्व मानचित्र प्रस्तुत करके प्राचीन रोमन और यूनानी भूगोलवेत्ताओं के उदाहरणों और विश्वास से यूरोपवासियों को मुक्त कराया था। तो ये सारी एक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ उस समय देख सकते हैं पुनर्जागरण काल में। इन सबकी परिणति ये होती है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास होता है। पुनर्जागरण ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया। मध्यकालीन मजहब केवल सभ्यता को आधुनिक मानव केंद्रित सभ्यता बना दिया गया, और अब मनुष्य ने परलोक के नाम पर त्याग करना छोड़ दिया तथा अपने भौतिक जीवन को सुख की ओर ध्यान दिया। पुनर्जागरण कालीन वैज्ञानिकों, विद्वानों, साहित्यकारों और कलाकारों ने मानव संसार को सुंदर और समृद्ध बनाने की बात भी यहाँ कही, और जनता को जीवन और जग का संबंध समझ में आ गया था कि साथ ही मनुष्य को भौतिक जीवन का महत्व भी यहाँ ध्यान में आ जाता है, ऐसा माना गया है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्रकृति पर विजय और भौगोलिक खोज अब मनुष्य का लक्ष्य बन गया था। राष्ट्रीयता का विकास होता है इससे। तो ये एक बड़े स्तर पे प्रभाव पड़े थे पुनर्जागरण के, लेकिन और सारांश से हम इसको देख सकते हैं कि मनुष्य की अंधविश्वासी और रूढ़िवादी जो अवधारणा थी अब वो ध्वस्त हो गई है, और तर्क पद्धति, प्रयोग, संदेह, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, इन सब का विकास अब होने लगा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने दीर्घकाल से मानव विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कर व्यक्ति को कला, साहित्य, व्यवसाय, जीवन के अन्य क्षेत्रों में नए और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्साहित भी किया। तो इस काल के अधिकांश विद्वानों और वैज्ञानिकों ने मनुष्य के इहलोक को निरंतर सुंदर तथा भौतिक सुविधा संपन्न बनाने का उपदेश भी दिया था। तो इसी का परिणाम था कि जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास भी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति को पुनर्जागरण
ने मध्यकालीन धार्मिक बंधनों एवं निरस्ता से मुक्त कराया और परिणाम स्वरूप उद्बोध विशिष्ट प्रकार की बौद्धिक चेतना, प्राकृतिक सौंदर्य बोध और समरसता ने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दलित किया और एक नवीन युग की आधारशिला यहाँ से हम मान सकते हैं। तो ये था पुनर्जागरण का प्रभाव, जो हमने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में एक राष्ट्रीयता का विकास होता है, सामंतवाद का अंत होता है, वो देखा है, एक भौतिकवादी दृष्टिकोण का यहाँ विकास होता है। विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम निकल के आते हैं, चाहे वो केपलर हो, चाहे कोपरनिकस हो, न्यूटन हो, गिलबर्ट हो, जॉनसन हो, है ना, विलियम हार्वे हो जिसका रक्त प्रवाह सिद्धांत था, मर्केटर का जैसे विश्व मानचित्र प्रस्तुत करना है, ये बड़े नाम विज्ञान के क्षेत्र में निकल के आते हैं। इसी प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन यहाँ पे देखते हैं कि वो निरस्ता और उदासी जो पहले धार्मिक बंधनों के कारण थी वो अब पूरी तरह से कैनवास पर उतर चुकी है। तेल चित्रों की परंपरा जिसमें 100 और चटक रंगों का प्रयोग होने लगा और बहुत फेमस चित्र और चित्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं, चाहे विंसी का नाम हो, चाहे माइकल एंजेलो का हो, टिशियन या राफेल का नाम हो। तो ये प्रभाव बड़े स्तर पे पुनर्जागरण का सभी क्षेत्रों में पड़ा है। थैंक यू।